दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ सेक्शन 2 डिस्कस करूंगा। सेक्शन 2 पर पूरे इंडिया से कई सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं। बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न होती है सेक्शन 2 पर। आइए आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 2 का क्या इफ़ेक्ट है। एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन भी इस पर आ जाते हैं। आइए हम इस पर डिस्कस करेंगे। रिपील ऑफ एक्ट्स, सेविंग्स ऑफ सर्टन एनेक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एटसेट्रा। पहली बात, लॉ सीखने का सबसे पहला नियम ये है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की हेडिंग समझ में आनी चाहिए। लोग हेडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सेक्शन की प्रोविजंस और उसके दूसरी चीज पार्ट को ज़्यादा जल्दी और पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं और हेडिंग को समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये बहुत ही एक गलत तरीका है लॉ पढ़ने का। सही तरीका क्या है लॉ पढ़ने का कि पहले आप हेडिंग को समझिए और हेडिंग समझ में आने के बाद वो सेक्शन आपको समझ में आ जाता है। तो पहले आइए आपको मैं हेडिंग समझाता हूँ कि ये हेडिंग क्या है। यही मेरा पढ़ाने का स्टाइल है कि मैं आपको किसी भी एक्ट का एक एक वर्ड, एक एक पार्ट उसका समझाने की कोशिश करूँगा। और काफ़ी पूरे ऑल इंडिया से मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे फेसबुक पेज पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए सेक्शन 2 के ऊपर। तो मैंने सोचा चलो मैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए सेक्शन 2 के ऊपर आपको थोड़ा सा कमेंट कर दूं। चलिए पहले इसकी हेडिंग को समझेंगे। रिपील ऑफ एक्ट्स। रिपील का मतलब होता है जब किसी कानून को वापस ले लिया जाता है। जब कोई नई चीज़ सत्ता में आती है तो पुरानी चीज़ वापस ले जाती है। जैसे बीजेपी पावर में आई तो कांग्रेस वापस चली गई। ऐसे ही जब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पावर में आया तो कुछ कानूनों को वापस लेना पड़ा, वापस जाना पड़ा, कुछ कानूनों को ख़त्म कर दिया गया। वो कानून कौन से थे? अब समझ में आता है कि वो कानून कौन से थे। वो कानून कौन से थे उसकी एक लिस्ट दी गई है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में इटसेल्फ। वो लिस्ट कहाँ है? जहाँ टोटल सेक्शन 137 है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के, और 137 एक्ट सेक्शन जहाँ खत्म होते हैं तो वहाँ एक शेड्यूल दिया हुआ है। उस शेड्यूल के 3 हिस्से हैं। उस शेड्यूल के, सुन लीजिए ध्यान से, 3 हिस्से हैं। एक तो पार्ट ए है। पार्ट ए में उन सभी कानूनों की लिस्ट दी गई है जिन्हें वापस ले लिया गया, जिन्हें कंप्लीट वापस ले लिया गया, जिनका कोई पार्ट ऑपरेटिव नहीं था आफ्टर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केम इनटू फोर्स। उन एक्ट्स का पूरा उनको वापस ले लिया गया। रिपील का मतलब वापस ले जाना। रिपील ऑफ एक्ट्स, पहले समझा रहा हूँ, रिपील ऑफ एक्ट्स। अच्छा, फिर उसका पार्ट बी है। पार्ट बी में कुछ एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल अंग्रेजों के ज़माने में एक अथॉरिटी होती थी, तो उसके कुछ एक्ट्स है, ठीक है। उसमें से कुछ तो पूरे वापस ले लिए गए। उसके अंदर टोटल आप पाएंगे 8 तरह के कानून हैं। उनमें से कुछ सेक्शंस को वापस लिया गया, उनके कुछ हिस्से को वापस लिया गया और कुछ को पूरा का पूरा वापस ले लिया गया, ठीक है। जैसे एक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक्ट नंबर 9 ऑफ 1842, लीज एंड रीलीज के ऊपर एक कानून था, वो पूरा का पूरा वापस ले लिया गया। क्यों लिया गया वापस? क्योंकि लीज और रीलीज को ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है बेटा। आप और पाएंगे, एक है 31, एक्ट नंबर 31 ऑफ 1854, मोड्स ऑफ कन्वेइंग लैंड। अब इसे पार्शली रिपील किया गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है। इंडियन ट्रस्टीज एक्ट है, 1866 का एक कानून है। पंजाब लॉज एक्ट है, 1872 का एक एक्ट है। तो इन सब लॉज को पार्शली, कुछ सेक्शंस को पार्शली रिपील किया गया और उनके कुछ सेक्शंस ऑपरेटिव रहने दिए गए। फिर पार्ट बी, पार्ट सी में क्या है? रेगुलेशंस हैं, ठीक है। उनके रेगुलेशंस के नाम मैं आपको बताऊं। बंगाल रेगुलेशन मेनली है इसमें। दो बंगाल रेगुलेशंस हैं, एक 1798 का है, एक 1806 का है। एक बॉम्बे रेगुलेशन है 1827 का। और उसमें वो किस मुद्दे पर वो डील करते हैं और उनको कितना पार्ट उनका रिपील किया गया है, ठीक है। तो बंगाल रेगुलेशन के तो होल पार्ट को रिपील कर लिया गया
और बॉम्बे रेगुलेशन का पार्टली रिपील किया गया, उनका पार्टली ऑपरेटिव रहने दिया गया। तो कुछ एक्ट्स को रिपील कर लिया गया और कुछ एक्ट्स को बरकरार रखा गया। ठीक है, रिपील ऑफ एक्ट्स दो पार्ट हैं सेक्शन में, एक तो रिपील ऑफ एक्ट्स। ठीक है, तो मैंने बताया शेड्यूल के एक शेड्यूल है, द शेड्यूल बोलते हैं उसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, उसके तीन पार्ट हैं, उसमें स्टैच्यूज, एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल और रेगुलेशंस इनको वापस ले लिया गया। कुछ को पार्शली वापस लिया गया और कुछ को होल रिपील कर दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ों को सेव भी किया गया, सेविंग्स ऑफ सर्टन एनेक्टमेंट्स, कुछ कानूनों को प्रोटेक्शन दी गई, उससे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से रिपील नहीं किया गया। कुछ इंसिडेंट्स थे जिनको सेव किया गया, कुछ राइट्स लाइबिलिटीज थे उनको सेव किया गया। यानी कुछ को रिपील किया गया, कुछ को बचाया गया। किन को रिपील किया, किन को बचाया? जिनको रिपील किया गया वो कहाँ पे गिवन है? शेड्यूल में गिवन है। और जिनको बचाया गया, आइए हम इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक वर्ड को इसके। आइए इसकी बॉडी को स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 2 की हेडिंग के नीचे जो इसका पार्ट है, इन द टेरिटरीज टू विच एक्ट एक्सटेंड्स फॉर द टाइम बीइंग द एनेक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, वो सब क्षेत्र जहां पे ये एक्ट लागू होता है, फॉर द टाइम बीइंग द एनेक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, और जो भी एनेक्टमेंट शेड्यूल में स्पेसिफाई किया है, शेड्यूल के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया। हेयर टू एनेक्स्ड, हेयर टू का एनेक्स का मतलब एक्ट के साथ जिसे जोड़ा गया है, एनेक्स का मतलब जोड़ा गया है। शेल बी रिपील्ड, उनको वापस ले लिया गया। टू द एक्सटेंट देयर इन मैंशनड, कितना वापस लिया गया? जितना शेड्यूल में मेंशन है। किसी को पार्शली वापस लिया गया और किसी को फुल्ली वापस लिया गया। ये कहने का मतलब है, शाबाश, सुनिए ध्यान से बात। इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स फॉर द टाइम बीइंग enactment specified in the schedule hereto annexed shall be repealed to the extent therein mentioned, कि शेड्यूल में जितना जितना जो एक्ट जितना जितना मेंशन है वहां पर उतना उसको रिपील कर लिया जाता है। लेकिन किंतु बट नथिंग देयरिन कंटेन्ड शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट, लेकिन ये एक्ट किन चीजों को इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा उसकी एक लिस्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखो, दो बातें सेक्शन 2 की दो बातें हैं कि कुछ चीजों को रिपील किया गया और कुछ चीजों को सेव किया गया। ठीक है, तो सेक्शन 2 को यहां आप ध्यान से समझेंगे, सेक्शन 2 को यहां ध्यान से आप समझेंगे बेटा। आइए हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 को। शाबाश। सेक्शन 2 में दो पार्ट है। सेक्शन 2 के आप ध्यान से करेंगे, दो बातें हैं इसके अंदर। कुछ चीजों को रिपील किया गया और कुछ चीजों को सेव किया गया। ठीक है, आइए ध्यान से हम सुनेंगे इस बात को। कुछ चीजों को रिपील किया गया और कुछ चीजों को सेव किया गया। ठीक है, जिनको रिपील किया गया वो कहां मेंशन है? शेड्यूल में। ठीक है, शेड्यूल में। ठीक है, कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल नेक्स्ट, यानी जिन्हें सेक्शंस के बाद अनेक्स किया गया, साथ में जोड़ा गया, अनेक्स्ड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और कुछ चीजों को सेव किया गया। अब जिन्हें सेव किया गया वो कहां मेंशन है? वो क्लोज ए, ठीक है, क्लोज ए, क्लोज बी एंड क्लोज सी, क्लोज डी ऑफ सेक्शन 2 मेंशन है। तो कुछ चीजों को बचाया गया और कुछ चीजों को खत्म कर दिया गया। जिन्हें खत्म कर दिया गया वो तो शेड्यूल के साथ दिए हैं, और जिन्हें बचाया गया वो यहां पर आपके सामने है। अब हम पढ़ रहे हैं कि किन्हें रिपील नहीं किया गया।
द प्रोविजंस ऑफ एनी एनेक्टमेंट नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, यानी कोई रूल कोई रेगुलेशन जो कन्वेंस से के साथ, जो ट्रांसफ़र के साथ, जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के साथ जो बात जुड़ी हुई थी और जिसे स्पष्ट तरीके से एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया, ठीक है, वो बरकरार रहेगी, वो रूल कायम रहेंगे। दूसरी चीज़, एनी टर्म्स और इंसिडेंट्स, एनी टर्म्स और इंसिडेंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई इंसिडेंट है, कोई घटना है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी विच आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो बातें हैं वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के साथ कंसिस्टेंट हैं, एंड आर अलाउड बाय द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ठीक है, तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो हुए थे, ठीक है बेटा, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एनी टर्म्स और इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी which are consistent with the provision of this act and are allowed by law for the time being in force, ठीक है, जो वो बातें, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सभी बातें जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, जो जिन्हें ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट भी अलाउ करता है, तो उन्हें रिपील नहीं किया जाएगा, उन्हें सेव किया जाएगा। एनी राइट और लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर दिस एक्ट comes into force or any relief in respect of any such right or liability, any right or liability arising out of legal relation, किसी लीगल रिलेशन के चलते पार्टीज के राइट्स और ड्यूटीज अराइज हुए थे, ठीक है बेटा, कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर दिस एक्ट, और इस एक्ट के आने से पहले हुआ था, ठीक है, और एनी रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट और लाइबिलिटी, और उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उस राइट और लाइबिलिटी को कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया था, ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, जब ये एक्ट नहीं था तो जजेस को ये पावर थी कि वो अपने दिमाग से केसेस को डिसाइड करते थे। अब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी राइट और लाइबिलिटी को कोर्ट ने रिलीफ दिया था, किसी राइट को क्लेम किया गया था, किसी पर्सन की लाइबिलिटी अराइज की गई थी, कोर्ट ने किसी पार्टी को रिलीफ दिया था, तो आप उसे अब चैलेंज नहीं करेंगे, वो इफेक्टिव रहेगा। डी बात, सेव एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 57 ऑफ चैप्टर 4 of this act, section 57 chapter 4 of this act, any transfer by operation of law or by or in execution of a decree of order of a court of competent jurisdiction, and nothing in the second chapter of this act shall be deemed to affect any rule of Mohammedan law,